पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कितने सारे वीडियो में सुना होगा और कितने तरीके से इसको देखा हुआ है, लेकिन क्या कभी समझ पाए? तो अगर नहीं समझ पाए हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की, विच इज चैप्टर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू एम एल अग्रवाल बुक। एंड आज हम पहली एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। सो हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एंड अमाउंट प्रिंसिपल में डिफरेंस क्या होता है। हर एक बात के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाओ। मैं क्लास 11 12 की वीडियोस ऐसे ही लाता रहता हूँ। एंड अगर कर लिया है तो जानते ही हो, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट होता क्या है? अब देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने किसी को पैसे उधार दिए, उसने जो आपको पैसे वापस कर दिए, सेम अगर अमाउंट करेगा तो क्या फायदा आपके पैसे का? तो आप क्या करते हो, ठीक है भाई मैं तेरे को 1000 रुपए दे रहा हूँ, मेरे को 1100 रुपए वापस चाहिए एक महीने के अंदर। तो तुम तो उससे एकदम बढ़िया बेहतरीन इंटरेस्ट ले रहे हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इंटरेस्ट कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट यू बोरोड एंड दैट यू पेड बैक, और दैट यू लेंट आउट एंड दैट यू टेकन बैक। समझ रहे हो? तो दोनों तरीके से इंटरेस्ट काम करता है, यू एज अ बोरोअर और यू एज अ लेंडर, दोनों तरीके से इंटरेस्ट काम करता है। अब देखो, दो तरीके के इंटरेस्ट अपने पास होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस इतना ही है, सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल विच इज एट द स्टार्टिंग ऑफ एवरी ईयर। मतलब कि अगर तुमने इस साल तुमने पैसा उधार लिया, एक साल बाद उस पर इंटरेस्ट लगा और तुमने वो इंटरेस्ट पे नहीं किया है, तो वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और वो टोटल अमाउंट नया प्रिंसिपल बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज। तो इसी को आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। इट इज द इंटरेस्ट, क्या इट इज द एडिशनल मनी बिसाइड्स द ओरिजिनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द मनी और टू द मनी लेंडर। लेंडर आपके इसमें बैंक, फाइनेंशियल इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इन ल्यू ऑफ द मनी यूज्ड बाय हिम। लॉजिक समझ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही उन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? द मनी बोरोड और द मनी लेंट, दोनों ही तरीके से उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हो। तुम पैसा लो किसी से या तुम किसी को उधार दो, जो पैसा तुमने लिया या फिर दिया उसको तुम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हो। और ये प्रिंसिपल में ए एल प्रिंसिपल होता है, फिर अमाउंट आता है, द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट। तो बहुत ही सिंपल सा भाई कॉन्सेप्ट होता है अमाउंट का। जो तुमने पैसा दिया या लिया और जिस पे इंटरेस्ट तुमने कमाया वो अमाउंट होता है। डजंट मैटर चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करो या कंपाउंड इंटरेस्ट की। फिर आता है रेट का कॉन्सेप्ट। तो इट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन 100 फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब रेट क्या होता है? देखो, आपने क्या किया, आपने किसी को 1000 रुपए उधार दिया, उससे एक साल बाद, एक साल के बाद या 6 महीने बाद, वट एवर द टाइम है, जनरली एक साल के हम टर्म पे निकालते हैं। जो रेट का कॉन्सेप्ट है वो पर एनम के हिसाब से ही होता है। फिर भी एडजस्ट हाफ ईयरली, सेमी एनुअली उसको बोलते हैं, और क्वार्टरली भी, उसी क्वार्टरली क्या हो जाता है, 1/4 ऑफ द ईयर। तो हम निकालते पर एनम का, उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो रेट क्या होता है? इट इज द इंटरेस्ट दैट पेड यू, पेड ऑन 100 रुपीज फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। रिमेंबर 100 रुपीज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है? परसेंट पर 100, बस इतना ही है। जो परसेंटेज में आपने पढ़ा था वही पर 100 बता रहा है। यानी अगर आपने 1000 रुपए किसी को उधार दिए या फिर लिए और आपने 1100 रुपए वापस उससे लिए, फिर 1000 देने के बाद 1100 वापस लिए, तो आपने 100 रुपीज इंटरेस्ट कमाया। बट 100 रुपीज जो आपने कमाया है वो 1000 रुपए पे कमाया है। तो अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो ये भी 10 रुपए हो जाएगा। तो हर 100 रुपए पे तुम 10 रुपए कमा रहे हो, यानी तुम 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। वो देख के भी तुमको समझ में आ रहा है, इसको हम कहते हैं 10% पर एनम। तो रेट क्या होता है? पर एनम तुमने कितना पैसा या कितना चार्ज किया ऑन पर 100 रुपीज। टाइम, इट इज द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड या लेंट आउट, दोनों ही चीज हो सकती है। सिंपल इंटरेस्ट, इट्स इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन बोथ द ओरिजिनल मनी फॉर एनी गिवन टाइम एंड रेट। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज PRT बाय 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। एंड ये जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल दिया है उसी पे लागू होता है। ये बेटर होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट? दैट डिपेंड्स, तुम बोरोअर हो या लेंडर। ठीक है, दोनों से डिपेंड करता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और एनी अदर फिक्स पीरियड, द फर्स्ट ईयर बोला है, 6 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, वो पहले डिसाइड करेंगे। जो कंपाउंडिंग लगेगी, जो इंटरेस्ट चार्ज होगा आपको, इतने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही चार्ज होगा। तो इफ द इंटरेस्ट अक्रूड इज नॉट पेड टू द मनी लेंडर बट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, अगर आपने इंटरेस्ट जो आप पे लगा है वो आपने पे नहीं किया तो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, देन दिस अमाउंट बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। लॉजिक समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझाता हूं। मान लीजिए आपने कुछ भी प्रिंसिपल लिया, इस पे आपने मनी को बोरो किया है,
फिर आपके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट, लेट्स कॉल दिस I1। फिर 1 साल के बाद आपका जो टोटल अमाउंट बाकी हो गया वो P प्लस I1 है। अब ये जो A है ये क्या है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल P2 हो गया, उस पर इंटरेस्ट I2 चार्ज हुआ। फिर आपका जो टोटल अमाउंट आया एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर वो कितना होगा, वो हो जाएगा जो आपने प्रिंसिपल लिया था, प्रिंसिपल एट द सेकेंड ईयर स्टार्टिंग में, प्लस जो अभी इंटरेस्ट लगा। और आपने अगर ये भी नहीं पे किया then the amount principal for the third year will be amount at the end of the second year। तो इस तरीके से आपका अमाउंट जो है वो हर साल के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बनता चला जाता है, एंड इसी को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, क्या इतना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि किस तरीके से ये दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट फर्क पड़ता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट एंड ओरिजिनल प्रिंसिपल इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात समझते हैं। मान लीजिए आपके एसआई पे हम कैलकुलेट करते हैं और हम एक सीआई पे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप एसआई पे 100 रुपीज पे 10% इंटरेस्ट लगाओ तो 10% इसका 10%, हम एक एक साल की बात कर रहे हैं, तो 10 रुपए ही होगा। अब 10% फॉर 100 रुपीज इज 10 रुपीज, तो नेक्स्ट ईयर 110 रुपए आपको पे करना है। उसके बाद अगर आपने फिर 10% इंटरेस्ट लगाया, लेकिन ये जो 10% है वो इस अमाउंट पे लगेगा। रिमेंबर द ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से चलता है, तो 10% ऑफ 100 अगेन 10, आपका 120 हो जाएगा। आप फिर से 10% अगर इंटरेस्ट लगाते हो, अगेन दिस 10% विल बी चार्ज्ड ऑन द इनिशियल अमाउंट, तो फिर से आपको 10 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, टोटल 130। सो एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स, मतलब 1 2 3, तुम टोटल 130 रुपए पे कर रहे हो। मेक सेंस? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और तुमने टोटल 10% हर साल पे किया है। उसके बाद यहाँ पे आता है, फिर अगर तुमने एससीआई लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो व्हाट विल हैपन इज, अब तुम 10% अगर चार्ज करोगे, दिस 10% विल बी चार्ज जैसे नॉर्मली होता था, तो आपको 10 रुपए ही लगेंगे। तो अब तुम देखोगे, इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और द सेम प्रिंसिपल एंड द रेट विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है। अब इस पे तुम जब 10% चार्ज करोगे, दिस 10% वोंट बी द पहले वाला, नाउ दिस 10% विल बी चार्ज हियर। तो आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इस करंट प्रिंसिपल पे होगा, तो विच इज ₹11, ये बन जाएगा 121। गैप दिखा ना, डिफरेंस दिखा? बिल्कुल दिखेगा। फिर अगर आप एक साल और रुक जाओ, नहीं पे करते हो, तो 10% और चार्ज होगा, और ये 10% इसके ऊपर चार्ज होगा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा 12.1 देने पड़ेंगे। तो 12.1 10% ऑफ दिस वैल्यू, तो 12.1 रुपीज जो है इसको ऐड करोगे तो तुमको मिल जाएगा 133.1 रुपीज। तो आप देख पा रहे हो कि फाइनल 3 साल के बाद जो इनिशियल इसमें कम सिंपल इंटरेस्ट से जो वैल्यू आ रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वैल्यू आ रही है, कितना डिफरेंस है। इधर 133 हो गया और उधर 130 है। 100 रुपए पे बहुत ज्यादा फर्क तुमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो इमेजिन कितना ज्यादा हो सकता है वैल्यू। अब इन दोनों में जो ओरिजिनल, जो इनिशियल प्रिंसिपल था और जो फाइनल अमाउंट है, इनके डिफरेंस को ही हम सीआई, एसआई और सीआई बोलते हैं। इसमें एसआई कितना था, 30 रुपए, इसमें सीआई स्टार्टिंग 100 से करी थी, यहां पहुंच चुके हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 33.1 रुपीज, इसको तुम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलोगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज हाउ मनी इज वर्किंग थ्रू आउट द ईयर्स। आई होप दिस इज क्लियर। यही कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का तुम्हें यूज करना है इन द फर्दर क्वेश्चंस। अब देखो हम क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 के, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझते हैं। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल टाइम, बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, एज आई सेड अभी। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी ईयर, एंड इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली द प्रिंसिपल चेंजेस आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली, एक ही बात होती है, उसमें ले लोगे, तो क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल है वो हर 6 महीने में चेंज हो जा रहा है, क्वार्टरली में हर 3 महीने में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। दिस एक्सरसाइज इज विदाउट यूजिंग फॉर्मूलाज। तो अगर आपको फॉर्मूलाज पता है, यू आर कंफर्टेबल विद द फॉर्मूलाज, तो एक्चुअल में टेक्निकली ये एक्सरसाइज तुम स्किप कर सकते थे। इस एक्सरसाइज की कोई खास जरूरत थी नहीं आपको करने की, लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट या पढ़ा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये जरूर करो, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हर बच्चे के लिए डिफरेंट नीड्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मैं इसलिए पहले ही स्पेसिफाई कर देता हूं कि आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000। हमारा प्रिंसिपल जो है स्टार्टिंग जिससे हम कर रहे हैं वो 8000 रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, रिमेंबर दिस वर्ड पर एनम, और फॉर 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स है। लेकिन हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बिना फॉर्मूले के, उसको कैसे करते हैं वो समझते हैं। हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे 8000 इंटू 5 इंटू 1,
डिवाइडेड बाय 100। रिमेंबर हम 1 लिख रहे हैं। 1 क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी आर सेइंग कंपाउंडिंग हो रही है। कंपाउंडिंग मतलब हर साल पैसा चेंज होगा, तो एक साल के बाद देखेंगे कितना पैसा हो गया। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 80 इंटू 5 इज 400, तो आपको 400 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, दिस इज द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर आपको पता है। द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी P1 प्लस I1 सॉरी, P1 प्लस I1। इनको आप ऐड करोगे तो प्रिंसिपल विल वाज 8000 एंड इंटरेस्ट वाज 400, तो आपको मिल जाएगा 8400। अब इस 8400 का सिग्निफिकेंस ये है दैट इट विल बी द प्रिंसिपल्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। तो 8400 आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करना है? फिर से आपको I2 निकालना है। I2 के लिए आप लिखोगे P2 इंटू आर, सेम है तो सेम ही रहेगा। T के लिए 1 रहेगा, अपॉन 100 लिख लेंगे। तो P2 इज जस्ट दिस 8400, रेट है आपका 5%, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, और इसको भी हम सिंप्लीफाई, 8 5 4 20, 5 8 40, तो 420 रुपए हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। नाउ द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इज प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर वाज 8400 प्लस 420, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8820, 8820। दिस वाज द अमाउंट। आपको अमाउंट बताना था। दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। एंड दे हैव आल्सो आस्क्ड कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको अमाउंट से 8820 से इनिशियल प्रिंसिपल माइनस करना था, तो आपको 820 रुपए एज द इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या होता है? ये जो वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज द टोटल अमाउंट दैट इज नीडेड टू बी पे, दैट इज नीडेड टू पे, दैट इज यू नीड टू पे, एंड दिस इज द फाइनल इंटरेस्ट वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी तो भाई बताना कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man invests 46875 at 4% per annum compound interest for 3 years. Calculate the interest for the first year, the amount standing at is credit at the second year, the interest for the third year। मतलब ओवरऑल हमको 3 साल बाद कितना अमाउंट है उसको निकालना है। उसके लिए जो जो स्टेप में आएंगी वैल्यूज, उसी को उन्होंने एज अ क्वेश्चन पार्ट पूछ लिया, तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग कि भाई प्रिंसिपल जो दिया है वो आपको दिया है 46875, रेट है 4%। दिस इज ऑल वी नीड। टोटल टाइम 3 साल है, बट हमें उसका कोई इतना मतलब नहीं है। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर will be 46875 into 4 into 1 divided by 100। अब अगर आप इसको कैंसिल करोगे नीचे 25 आ जाएगा, एंड ये सब 25 से कट ही जाएगा, आराम से कटेगा। लास्ट में 75 मतलब 25 से कैंसिल आउट होगा, तो 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे बचेगा 200 एंड 218। अब 218 में दिस गोस 8 टाइम्स, फिर 187, 187 से 175 होता है, 187 से 175 which is 7 टाइम्स। अब 187 175 12, 125 is 6 टाइम, तो 1876 आ जाएगा। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1876 रुपीस लगेगा। दिस इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। कैलकुलेशन तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से यू कैन कैलकुलेट। अब प्रिंसिपल at the end of the second year is actually amount at the first year, which is just P1 plus I1। ठीक है, इनको आप ऐड करोगे which is 46875 plus 1876, इनको ऐड कर लेंगे। 651 7714 8816 and 16167 and 1848751 आ जाएगा, तो 48,751। this will be the value। ठीक है, this is the principal at the end of the second, at the starting of the second year। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर में निकाल दिया था, 1876 आ जाएगा। द अमाउंट स्टार्टिंग क्रेडिट एट द सेकेंड ईयर, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर निकालना है, तो उसके लिए हमको फिर से निकालना पड़ेगा भाई इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, जो हो जाएगा ये नया प्रिंसिपल 48751 इंटू 4 इंटू 1, रेट नहीं चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई 100। अब रिमेंबर वन थिंग कि हम इसको अभी नहीं काटेंगे क्योंकि वो कट नहीं रहा। सो बेटर ऑप्शन क्या, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 1 इज 4, 4 5 20, 4 7 28, कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 3 हो जाएगा। 4 8 32, 3 आया 35 हो गया। 4 4 16, 16 3 19500 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा,
1950.04। 04 को तुम इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही छोटा पैसा वाला अमाउंट है, बट जनरली करना नहीं चाहिए। अब अभी के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो जस्ट टू मेक्स थिंग्स सिंपल। ठीक है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ये हमें मिल गया, तो हम पहले निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दैट इज P2 प्लस I2। इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। ये वैल्यू जो आई है दैट इज I2, और ये वैल्यू जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो दिस नंबर विल बी, लास्ट में ये 0.04 लिख दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 0 प्लस 1 इज 1, 5 प्लस 5 इज 10, 9 प्लस 7 इज 16, 1 17, 1 एंड 8 इज 9, 1 एंड 4 इज 5, मतलब वो तो 4 ही रहेगा, 49 हो जाएगा। एक सेकेंड, या आई मेस्ड अप आई गेस, 4875, ज्यादा वैल्यू जाएगी इसकी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 इज 1, 5 प्लस 5 इज 10, 9 एंड 7 16, 9 एंड 7 इज 16, ये वैल्यू थी ना, हाँ ठीक है, 9 7 16 एंड 1 आया तो 17 हो जाएगा, या एंड 8 एंड 1 इज 9, 1 आया तो 10 हो जाएगा, यस 50,701.04 इफ यू वांट। ये आपका अमाउंट आ जाएगा सेकेंड ईयर पे। अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फॉर द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल व्हिच इज 50,701.04। लिखो ना लिखो इससे फर्क नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ेगा, लिख लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 अगेन। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसको तो यहाँ से आएगा 4 0 which is just 0, 4 sevens are 28, इधर 2, 4 5s are 20, ठीक है, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे and the final value will be 2028.04। अब तुम देख रहे हो 16 भी एक्स्ट्रा आ जाता, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, and that is it। ये इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर भी आपने कैलकुलेट कर दिया। So we have calculated everything. They haven't asked us to calculate the amount at the end of the third year, तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है। ये सारे पार्ट्स आपको इस तरीके से सॉल्व करने थे एंड हमने completely सॉल्व कर भी लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is this one। A man invests 5,000 for the first 3 years at a certain rate of interest, compounded annually. At the end of the 1 year, it amounts to 5,600. Calculate the rate of interest per annum. और remember, एक आदमी ने 5,000 इन्वेस्ट किया, 5600 मिल रहा है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में उसको इंटरेस्ट मिला है वो 600 रुपए है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज द इंटरेस्ट। अमाउंट तुमने दिया, जो तुमको मिलेगा उसका डिफरेंस होता है, इंटरेस्ट कहलाता है। तो 600 रुपए इंटरेस्ट हो गया। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो पहला पार्ट इज वेरी इजी, फॉर्मूला आपको पता है, P इंटू आर इंटू 1 अपॉन 100। टाइम हम जनरली 1 यूनिट ही लिखते हैं। प्रिंसिपल 5,000 था, रेट वाज अननोन, दिस इज व्हाट यू नीडेड टू कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय 100, और ये आ जाएगा 5,600। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड कर देंगे, इस जीरो से जीरो को भी कैंसिल कर सकते हो। सो रेट विल बी 560 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 1 1 0। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलती करी। कंपाउंड एट द एंड ऑफ द 1 ईयर इट अमाउंट्स टू 56। हाँ ठीक है, सही है, हाँ ये गलती करी, क्योंकि जो इंटरेस्ट है दैट इज जस्ट 600 रुपीज ना, 600 है, एक जीरो ही कैंसिल, दो जीरो एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ से जो रेट होगा दैट वुड बी 60 डिवाइड बाय, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट लिखना था, 5600 नहीं लिखना था, यहाँ से कट के 12 आ जाएगा, तो 12% विल बी द इंटरेस्ट। पहले पार्ट का आंसर 12% हो जाएगा। द इंटरेस्ट अक्रूड इन द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर निकालना है, तो प्रिंसिपल मुझे मालूम है 5600, क्योंकि अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज द प्रिंसिपल एट द सेकेंड ईयर 5600। इसका रेट भी भाई कितना रहेगा, 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यही सब से करने मजा आती है। तो 56 इंटू 12 लिखोगे, 2 6 12, 2 5 10, और 11 112 आ जाएगा, एंड ये 56 आ जाएगा। इसको बस यहाँ लिखो, 2776 672, तो ₹672, दैट इज द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। ये आपका आंसर आ जाएगा, एंड ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, उसके लिए हमें क्या निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर पहले तो 5600 प्लस 672, ये आ जाता है 6272। ऐड करोगे डायरेक्टली 6272 मिल जाएगा। नाउ कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, 6272 इंटू 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, ज्यादा बेटर तरीका, ये ऊपर नीचे कुछ मत काटो, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एट द एंड आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो इंटरेस्ट निकाल लें, डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, वो ज्यादा आसान पड़ता है। 6272 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 12, तो
4 5 12, ठीक है। यहाँ पे 6 2 7 2 4 6 12 5 7, ये आ जाएगा 75264, यानी कि वैल्यू आ जाएगी ₹752.64। पॉइंट क्यों? क्योंकि 100 से डिवाइड भी करना था। दैट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। नाउ अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इज द सम ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर, यस, 6272 प्लस दिस वैल्यू। अब यहाँ पे जो 0.64 है वो तो रहेगा, 2 + 2 is 4, 5 and 7 is 12, 7 and 2 is 9, but 1 ऐड हो गया तो 10 हो जाएगा, and 7, तो 7024.64 rupees, that would be your answer. So I hope this is clear. तीन क्वेश्चन हमने आराम से देखो कर लिए एक्सप्लेनेशन के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which is this one. Find the amount and the compound interest for 1.5 year at 6 1/4 per annum, interest being compounded semi-annually. अब ये सेमी एनुअली का क्या लॉजिक है? लॉजिक बच्चों इसका ये है कि हर कंपाउंडिंग जो है वो आधे आधे साल में होगी। रिमेंबर, उसके लिए हमको इंटरेस्ट भी उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया है दैट इज 6.25% पर एनम, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो, और इसको हम तुम्हें अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। इंटरेस्ट को 4 से 25/4 हम लिख सकते हैं ना, दिस इज 25/4% पर एनम, दिस इज पर एनम। देन इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें चाहिए वो चाहिए 25/4 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 25/8% फॉर 6 मंथ्स। हमें 6 मंथ्स का चाहिए, क्योंकि सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ, 25/8 करना है आपको। 25/4 दैट इज फॉर पर एनम। एक साल का इतना इंटरेस्ट है, जैसे एक साल का अगर 10% है तो आधे साल का कितना होगा, आधे साल का 5%। आप 10% तो आधे साल का दोगे नहीं, दैट्स व्हाई यू नीड टू डू दिस। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज है, तो आपने ऐसा लिख दिया। नाउ यहाँ पे जो कंपाउंडिंग होगी, रिमेंबर कंपाउंडिंग का मतलब है कितनी बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कंपाउंडिंग आपको 3 बार करनी, 3 टाइम्स, क्योंकि टाइम 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स, मतलब आधे साल पहला, फिर आधा साल, 1 साल हो गया, फिर और आधा साल 1.5 साल हो गया। टोटल 3 बार आपको कंपाउंडिंग करनी थी। 3 साल नहीं थे, लेकिन कंपाउंडिंग 3 बार थी। तो आपका जो पहला स्टार्टिंग प्रिंसिपल था वो 2560 था, ठीक है, प्रिंसिपल पता होना चाहिए। फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, 2560 इंटू रेट इज 25/8। अब डेसिमल में लिखो, मजे से लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनटू हमें टाइम जो है वो 1/2 दिया है। रिमेंबर टू चेंज दिस एज वेल, टाइम भी चेंज होगा। रेट तो आप चेंज करोगे, टाइम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, इज इट? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एक ही चीज चेंज करते हो। इसको मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, हाँ, इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकती है। सो लेट मी एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट फॉर यू। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुमको हाफ 10% पे कैलकुलेट करना था। अब तुम 10% में क्या कर सकते हो, या तो इसको 5% कर दो, इसको 5% करके इसको 105 कर दोगे, या फिर क्या कर सकते हो, आधे साल का निकालो, इसको 5% करो, या फिर 100 रुपए का 10% ही निकालो इंटू 10%, बट फॉर हाफ ईयर, तब भी तो एग्जैक्टली वही आएगा कैलकुलेशन में। तो यू कैन नॉट डू बोथ, कि उसको भी हाफ कर दोगे और इसको भी कर दोगे। कंपाउंडिंग, ये जो टाइम हम लिखते हैं पीआरटी में, जो टाइम होता है दैट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट आर कंपाउंडिंग, और हम एक बार में एक ही कंपाउंडिंग करते हैं, एंड दिस डिवाइडेड बाय 100, दैट्स इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम। और अगर आपको रेट नॉर्मल भी लिखना होता बट टाइम को आधा कर देते, काम चल जाता। सेम कॉन्सेप्ट, कोई उसमें गड़बड़ नहीं है। यहां से जाएगा 2, यहां से जाएगा 5, ये 8 नीचे आ जाएगा। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा प्रॉपर्ली लिख देता हूँ, 256 इंटू 5/16। और ये तो भाई बढ़िया 256 आराम से कट रहा है, मस्त। 4 से 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। आप बोलोगे सर 16 का स्क्वायर 256, या 64 इंटू 4 256, जैसा आपको अच्छा लगे बोलना। ये कट जाएगा 16 से, 16 5 80 रुपीज आ जाएगा। इंटरेस्ट आपको 80 रुपए का मिल जाएगा ऑन 2560 एट दिस परसेंटेज। तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, इसको ऐड करोगे, जब इसको ऐड करोगे उसके अंदर, तो तुमको मिल जाएगा 2640। नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर क्या, सेकेंड टाइमिंग। तो 2640 इंटू द सेम थिंग 25/8 इंटू कंपाउंडिंग एक ही बार करनी है, नीचे आ जाएगा 100, दैट्स इट। अब 1 से 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 4 से ये भी कैंसिल आउट, 4 1 टाइम्स एंड 4 6 टाइम्स एंड 24 अगेन 6 टाइम्स, फिर 0, 660 आ जाएगा, 660 है ये। फिर 8 से कैंसिल आउट 64, 28 से तो नहीं होगा, डेसिमल में वैल्यू आएगी, बट 4 से तो जा रहा है। 4 2 टाइम्स, 4 1
26 यानी कि 6 20 165 आ जाएगा या अब इसको करोगे तो 82.5 रुपीज आ जाएगा. दिस विल बी द इंटरेस्ट, दिस विल बी द न्यू इंटरेस्ट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. या 82.5 this will be the interest for the second year. Now if this is the interest for the second year, principal for the third year, मतलब थर्ड टाइमिंग जो आप करोगे इनको ऐड करोगे तो 2640 प्लस 82. अब इसमें अगर मैं 80 ऐड करूंगा तो 80 में 60 प्लस 20 2720 2722.5. दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर. ये कैसे आया, ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड करके मुझे प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर मिला. माय ओरिजिनल थिंग इज द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड, हमें निकालना था अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट निकालने के लिए हम इंटरेस्ट फॉर द थर्ड टाइम भी निकालेंगे. 2722.5 into 25/8 into 1/100. इसको हटाओगे नीचे एक और 10 आ जाएगा, 1/4 लिख लेंगे. 5 से भी आपको इसको कैंसिल करना है तो आराम से कर सकते हो, जैसे भी यहाँ पे कैंसिलेशन तुम्हें मन करे. इसको सिंप्लीफाई करके जो तुमको वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी 85.07. दिस इज द इंटरेस्ट एंड अमाउंट जो मिलेगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है. मतलब कि इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर को ऐड कर दो और उसको ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा 2807.57. 2807.57. This is the amount at the end of the third year. इसके ये वाली वैल्यू इसके अंदर आपको ऐड कर देनी थी, ये आपका आंसर आ जाएगा. एंड दे आल्सो आस्क्ड फॉर द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट. द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस नंबर में और इस नंबर में जो डिफरेंस है दैट वुड बी योर आंसर. टोटल कंपाउंड इज 248 अप्रोक्सीमेटली. जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 247 समथिंग लिख सकते हो, बट हम 248 के अराउंड राउंड ऑफ करके आंसर यहाँ पे दे रहे हैं. So this will be the final answer for this question 4. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5. दिस क्वेश्चन इज जस्ट टीडियस टू सॉल्व. सिर्फ कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा और कुछ भी नहीं, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. मैन सेव्स 4000 एवरी ईयर and invested at the end of the year at 10% per annum compound interest. Calculate the total amount of his savings at the end of the third year. 3 साल बाद उसके पास टोटल सेविंग्स कितनी हो जाएंगी ये आपको बताना था. और रिमेंबर दिस कि अ मैन is saving 4000 every year at the end of the year. At the end. अब ये end का मतलब क्या है कि पहले साल में जो उसने पैसा जमा किया उसका इंटरेस्ट खाली उसको 2 बार मिलेगा. आपसे at the end of the third year पूछा है कि उसको कितना पैसा मिलेगा. दिस इज अ काइंड ऑफ अ, कह सकते हो थोड़ा परेशान करने के लिए तुमको दिया था. वो कह रहा है कि बंदा एट द एंड कर रहा है. देखो होता ये है जैन से दिसंबर, मान लो दिसंबर, ठीक है, 2025 चल रहा है, फिर दिसंबर 2026 आएगा, फिर एक बार दिसंबर 2027 आएगा, है ना. मान लो ये आ रहा है. अब स्टार्टिंग साल में उसने कुछ नहीं किया, साल के एंड में शुरू किया. यहाँ उसने 4000 रुपए दिए, यहाँ उसने 4000 रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ उसने 4000 रुपए इन्वेस्ट किए. फिर इसी महीने पे, इसके बाद नहीं गया, दिसंबर 2027 में आ गया क्रिसमस या न्यू ईयर पार्टी करनी होगी भाई को, तो वो गया देखने कि भाई कितना पैसा अपने पास जमा है. तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिला. किस पे? इस पे. क्या इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? उसने अभी अपनी गुल्लक में पैसे डालो, गुल्लक फोड़ दी. सोचो बात को, गुल्लक में पैसा डाल के गुल्लक फोड़ दी तो क्या उस पे इसको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो इंटरेस्ट उसको खाली 2 बार मिला है. एक बार इस 4000 पे मिला है, एक बार इस 4000 पे मिला है. रिमेंबर ही इज डूइंग एन एसआईपी. एक तरीके से वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है. तो जो उसने दिसंबर 2025 में, ये तो एग्जांपल मैंने लिया है, 2024 भी रहा होगा, मतलब व्हाटएवर इट इज, आपका जो पैसा एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपने किया, इसको अगर आप इसमें छेड़ना चाहते हो, 2027 में निकालना चाहते हो, तो इस अमाउंट पे आपको एक बार इंटरेस्ट यहां मिलेगा, एक बार इंटरेस्ट यहां, तो ये I1 मिलेगा, ये I2 मिलेगा, और इस अमाउंट के लिए आपको एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा विच इज I3. तो आपको टोटल कुल मिला के 3 इंटरेस्ट मिल रहे हैं, सिर्फ 3 इंटरेस्ट मिल रहे हैं. और वो इंटरेस्ट क्या है? 4000 पे जो कंपाउंडिंग हुई उस पे और इस पे मिल जाएगा 4000 पे. सो व्हाट टू डू? देखो ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, द पैसा विच आई एम इन्वेस्टिंग इट फॉर 2 years, ये पैसा डाल दिया. सो 4000 फॉर 2 years, 4000 फॉर 1 year एंड 4000 फॉर 0 years. तो ये हो रहा है एक्चुअल में. दिस इज व्हाट्स हैपनिंग.
उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया, हर साल इन्वेस्ट कर रहा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। जो इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो 4000 इंटू 1.1 इंटू 1.1। इसके लिए अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये 1.1 1.1 क्या है। आपको इसको अलग अलग करके भी करना है, तब भी आपको यहाँ से मिल जाएगा 4840। टेक्निकली ये है कि बेटा देखो, इसमें उसको 400 रुपए मिलेगा, फिर उसको 400 रुपए प्लस 400 रुपए जो यहाँ मिला था उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 बार उसको जो अमाउंट मिला है 2 साल के लिए वो इतना मिल गया। अब 1 साल है तो 1 साल में उसको 400 रुपए मिलेगा, इंटू 1.1 4400 रुपए। इसमें उसको कुछ मिलेगा नहीं, वो सिर्फ 4000 ही रहना है, तो टोटल 4000 रुपए। एट दी एंड उसके पास कितना पैसा होगा, इन सबका सम ही तो होगा। जब आप इनको ऐड करोगे 0 0 0 रह जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, ये 13,220 रुपए उसको इन टोटल एट द एंड ऑफ 240 रुपए एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर मिलेंगे। रिमेंबर ही वाज इन्वेस्टिंग एट द एंड। अगर यही पहले करता, जनवरी में पैसा करता और दिसंबर में निकालता, तो पूरे साल का उसको इंटरेस्ट मिलता, और अगर पूरे साल का उसको इंटरेस्ट मिलता तो इस 4000 पे भी उसको 1 साल इंटरेस्ट मिलता, इस पे 1 साल और मिलता, और इस पे 1 साल और मिलता, उस पे 3 बार कंपाउंडिंग। बट क्योंकि वो एट द एंड कर रहा है तो इस पे 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, इस पे 1 बार, इस पे 0 बार कंपाउंडिंग हो ही नहीं रही है। So this is the question 5 जो आपको घुमाने के लिए था। I hope this is clear. बढ़ते हैं next question की तरफ, which is this one. Calculate the amount and the compound interest on 17,000 3 years when the rate of interest for 6 years. हर साल में different interest rate है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे calculate करना है। तो let's say पहले साल में जो interest calculate होगा वो 17,000 पे होगा। For 1 year, rate of interest is 10% divided by 100. 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel. 1700 आपको यहाँ value मिल जाएगी. That would be the amount at the first year P1 plus I1. तो इनको आप add कर दोगे तुमको मिल जाएगा 18,700 as the amount for the first year. अब जब तुम second year का जब interest calculate करने जाओगे, then this 18,700 will be the principal for the second year and the rate will be 10% because given in the question, divide by 1. Into 1 divided by 100. 0 से 0 cancel, 0 से 0 cancel, 1870 तुमको मिल जाएगा as the interest for the second year. And the interest for the second year, that means the amount for the second will be 18700 plus 1870. यहाँ से मिल जाएगा 708715 and ये 20,570, 20,570 रुपए. This is the value for the as the amount for the second year. Now when we come for the interest for the third year, then 20,570 is the principal into 14 into 1 divided by 100. अब तुम देखोगे 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल करने के लिए आप करोगे 2 से कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 7. 7 into 7 is 49, 7 5s are 35 and 4 39. 7 into 0 मतलब 30, 0 plus 3 30 हो जाएगा, and 7 2s are 14, तो 1439 divided by 5, so it will be 20. 43 यानी कि 8, 2 times 8 times 39 यानी कि 7 times 49 यानी कि 9 times 40 यानी कि 8 times. अब हमें चाहिए अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर भी 20,570 प्लस में दिस 2879.8. इनको ऐड कर लेते हैं, 8 इधर 9 आ जाएगा, 7 7 14, 6 14, 1 3 2 2 3 4 9.8 and this is the amount for the 3 years. अब टोटल आपने 17,000 रुपए इंटरेस्ट पे उठाए थे, आप इतना दे रहे हो, तो डिफरेंस विल बी इनके बीच में 6,449.8 rupees, which translates to 6,450 rupees. And this is the answer for this question. 6,450 आप अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते थे. अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस खत्म करते हैं कुछ इसी तरीके से. The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 1,600. Okay. Amount नहीं, but find the amount due and the compound interest in this sum of money at the same rate after 3 years, interest being reckoned annually. The simple interest on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is 1,600. Simple interest आपको दिया है, तो interest is equals to P into R into T divided by 100. तो simple interest में क्या होता है, आपको simple interest 1,600 दिया था, principal पता नहीं था, rate पता है 10%, टाइम 2 साल, डायरेक्टली आप लिख सकते थे. यहाँ आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इधर 5, इसको भेजोगे तो 8,000 रुपए आ जाएगा. तो 8,000 रुपीज इज द प्रिंसिपल अमाउंट. अब इन्होंने बोला इस प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर मैं 3 साल रखता हूं तो 3 साल के बाद क्या अमाउंट आएगा इफ इट्स फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 10% है. अब देखो डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट के लिए. आपके पास मैं डायरेक्टली अमाउंट निकाल रहा हूं, ठीक है. अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को रखना है, प्रिंसिपल इनटू
अब जो भी इंटरेस्ट था, जैसे यहाँ पे जो रेट था वो 10% था। 10% का मतलब होता है 10/100। ठीक है, बहुत ध्यान समझना मैं बोल क्या रहा हूँ। ये बताता है, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अभी तक जैसे कर रहे थे आप वैसे कर सकते हो, जो भी मैंने अभी बताया, फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, थर्ड पेमेंट, ऐड टू द प्रिंसिपल एंड सिंप्लीफाई। ये जो तरीका बता रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, आराम से आप कर सकते हो। सो व्हाट दिस सजेस्ट इज कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए आपने लेंड किए या फिर बोरो किए हैं, उस पर आपको 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा या आपको देना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट ना? यानी कि आपका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा 110 रुपए। आपने 100 रुपए बोरो किए, आपको इंटरेस्ट 10 रुपए देना पड़ा, यानी आपने नेट कितना दिया, 110 रुपए। लेकिन हमने 100 नहीं किए थे, हमने 8000 किए थे, तो उस हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 110 डिवाइडेड बाय 100। और ये कितनी बार हो रहा है, ये हो रहा है 3 साल के लिए, तो राइट इट 3 तो पावर 3। यही फॉर्मूला होता है जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। हम इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा से अच्छे से करेंगे। P 1 + R/100 इसकी पावर n, दिस इज द फॉर्मूला। एंड एग्जैक्ट फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तरीका समझा दिया कि ऐसा होता क्यों है। बाकी आप इसको नॉर्मली भी कर सकते थे, जैसे करते आ रहे थे। मैं अभी क्या लिखूंगा, मैं इंटू लिखूंगा 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। 0 0 कैंसिल, एक 0 और इधर से 1 2 3 कैंसिल, फिर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास क्या आया, आपके पास आया 8, और 11 का क्यूब होता है 1331। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 8 आएगा, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 कैरी 6 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 2 10 हो जाएगा। 10,648 रुपीज इज द अमाउंट। ये क्या है, दिस इज द टोटल अमाउंट। एक सेकेंड, दिस इज द टोटल अमाउंट at 10% interest on 8000 principal at 10% per annum। ऐसे 800 800 800 करते तो 2400 रुपए होता, बट एक्स्ट्रा 2400 से भी कुछ ज्यादा आ रहा है ना। तो 10,648 इज द करेक्ट आंसर। हमसे यही पूछा था कि अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको कैलकुलेट करना था, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर लेंगे। अमाउंट आया है 10,648 रुपए माइनस प्रिंसिपल विच इज 8,000 रुपए, तो 2,648 रुपए आ जाएगा। दैट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 8,000 सम ऑफ मनी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है, बढ़िया एकदम। तो आप इसको एक एक स्टेप में भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा जल्दी के लिए जल्दी से कर डाला। एथ क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्ट 4,000 फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर 1 year द मनी अमाउंट सो इतना, फाइंड द अमाउंट नियरेस्ट टू बी ड्यू एट द एंड ऑफ 3 years। अब ये क्या कर रहा है, ये 4,000 हर साल नहीं कर रहा, ये 4,000 स्टार्टिंग में किया, लेकिन उसको एक साल के बाद 4,320 रुपए मिला, यानी कि जो इंटरेस्ट मिला है उसको, वो इन दोनों का डिफरेंस मिला है, which is roughly 320 rupees। Now this 320 से आप आराम से रेट निकाल सकते हो, PRT अपॉन 100, 320 आ जाएगा। प्रिंसिपल हमें मालूम है कि 4,000 रुपए है, रेट पता नहीं है, यही निकालना है, डिवाइड बाय 1 एंड 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, इससे 8 आ जाएगा। सो रेट हो जाएगा 8% पर एनम। दिस इज द रेट। हमको निकालना है 3 साल के बाद क्या होगा। जो मैंने अभी लॉजिक बताया उसी लॉजिक से आप सिंप्लीफाई फिर से कर सकते हो। सो व्हाट्स द सिंप्लीफिकेशन तरीका, आपको मैंने बताया था कि अमाउंट निकालने के लिए जो आपके पास प्रिंसिपल है एंड 8 रुपए, 8% का मतलब क्या है कि भाई आज आपके पास 100 रुपए था, वो 108 हो जाएगा, और ये काम 3 साल तक ऐसे ही होता रहेगा। इवेंचुअली आपको हर बार मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो एक बार में ही मल्टीप्लाई करके निकाल दो। तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बाकी छोड़ दो नीचे, हम वी कैन लीव इट राइट है। और अगर तुम्हें और सिंप्लीफाई करना है 2 से 5 से, वैसे कटेगा नहीं, तो लीव इट राइट है, ज्यादा बेटर है, ये वैल्यू मिलेगी। बट डिवाइड बाय हम 1000 भी करेंगे, बिकॉज 10 इंटू 100, तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा 5038.848। दिस इज द आंसर। हमें बताना था नियरेस्ट रुपीज में, तो नियरेस्ट रुपीज इसका हो जाएगा रुपीज 5039, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। हमें नियरेस्ट रुपी बताना था, एक स्टेप में बता दिया, दिस इज द आंसर। आप एक एक स्टेप और लिख सकते हो भाई, I1 निकाला, फिर A1 निकाला, फिर P2 निकाला। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपसे ऐसा कोई लिख के नहीं आता एग्जाम में कि बिना फॉर्मूले के करो या फॉर्मूले के साथ करो, चॉइस विल बी योर्स। आपको ये एक्सरसाइज इसीलिए दी होती है टू गेट हैंग ऑफ इट कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अ मैन बोरोस 15,000 at 14% per annum compound interest। If he repays 4,300 at the end of the first year, 5,220 at end of the second year, find the amount of loan outstanding at the beginning ऑफ द थर्ड ईयर। मतलब 3 साल के लिए इसने लोन लिया है और हर साल कुछ कुछ पैसा वापस भी कर रहा है। तो अगर ये पैसा वापस कर रहा है
यानी कि वो अगले साल के प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो नहीं जुड़ना चाहिए, तो हम उसको उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको मैं एक एक स्टेप करके सिखाता हूँ। जब I1 आप निकालोगे 15,000 इंटू 14% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। 150, 15 इंटू 14 करेंगे तो 150 एंड 60, 210, 210 और एक जीरो और 2100 रुपए लग जाएगा। दिस इज द इंटरेस्ट दैट यू विल बी गेटिंग। 2100 रुपए इंटरेस्ट है। अब इसको हम जोड़ दें, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 15,000 प्लस 2100। सो ओवरऑल आपको यहाँ मिल जाएगा 17,100। दिस इज द अमाउंट। नाउ प्रिंसिपल एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, जो अमाउंट आपने लिया उसमें से जो अमाउंट आपका आया है उसने 4300 रीपे किया, मतलब 17,100 में से 4300 रीपे हो गया। अब जब वो रीपे हो गया तो ओवरऑल जो वैल्यू बची वो 12,800 बैलेंस बचा। ये वैल्यू बची है रुपीज 12,800। ठीक है, 12,800 रुपए अभी हमें और पे करने थे, तो जब हम सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 12,800 के ऊपर निकालेंगे इंटू 14%, रेट नहीं चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय 100। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 128 इंटू 14 आप करोगे तो 128 इंटू 14 करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 1792 रुपीज, 1792। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, जल्दी करना इसलिए, बाकी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और आराम से तुम मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, जैसे तुमको अच्छा लगे, तो 1792 मिल जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, 12,800 प्लस 1792। इनको जब आप ऐड करोगे तो 2 9 7 8 15 1 2 3 बट यहाँ पे 14,592 आ जाएगा। दैट इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। बट हम प्रिंसिपल निकालेंगे थर्ड ईयर का, इसमें से 14,592 में से आप माइनस कर दोगे 5220, 5,220 रुपए। तो देखो यहाँ से 20 गया, 72 आया, 53 आया, 14 माइनस 5 is 9, 9,372 is the principal for the third year. It's the principal for the third year. Now interest at the third year निकालेंगे तो 9,372 into rate 14% है, 1 divided by 100. You need to simplify it. हाँ, अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है, बट you'll get it. मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा टीडियस टास्क है, बट हो जाएगा। और हमें यहाँ पे एक्चुअल में ये नहीं बताना, इसको सॉल्व भी नहीं करना। सवाल ये था कि what is the find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year। तो the answer is this only कि beginning में तो इतना ही पैसा आपको और देना है, थर्ड ईयर के बिगनिंग में इतना पैसा और दोगे तो आपका सारा बकाया राशि एकदम क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी डन हो गया। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, विच इज दिस। Vikram borrowed 20,000 from a bank at 10% per annum simple interest. He lent it out to his friend Venkat at the same rate but compounded annually. Find his gain after 2.5 years. 10% पे मैं पैसा कहीं से ले रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट पे और 10% पे मैं दे दे रहा हूँ लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब होगा क्या कि मेरा फायदा होगा। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट पे जब बोरो कर रहा था, द इंटरेस्ट ड्यू टू मी यानी इंटरेस्ट ड्यू टू विक्रम 20,000 उसने बोरो किया है एट 10% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स, 2.5 साल के लिए लिया है, अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ से 5,000 रुपए आ जाएगा। तो मुझे यानी मतलब सॉरी विक्रम को पैसा कितना देना है, इंटरेस्ट कितना देना है, 5,000 रुपए। विक्रम को पैसा कितना देना है, 5,000 रुपए देना है, इतना हमको पता है। ठीक है, मतलब टोटल जो विक्रम है वो बैंक से कितना है, विक्रम owes the बैंक कितना, 25,000 रुपीज, इतना उसको बैंक को लौटाना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 2.5 इयर्स विक्रम को इतना लौटाना है। अब वेंकट की बात करते हैं, तो उसने क्या किया, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। अब हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको डायरेक्टली एक तरीका बताया, आप चाहो तो उस पे कर सकते हो, इंटरेस्ट को हाफ करके कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, तो चॉइस इज योर्स, जैसा आपको अच्छा लगे। तो अमाउंट निकालेंगे 20,000 का, 20,000 इंटू, ध्यान से समझना, 100 रुपए 110, फिर से 100 रुपए नीचे, 100 रुपए 110, क्या हुआ, 100 रुपए अगर मैं देता मुझे 110 वापस मिलते, अगले साल में फिर उसी 100 रुपए का 110 फिर कमाता। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर हाफ ईयर ये 105 मिलेगा। एनुअली हम गेन कैलकुलेट कर रहे थे, एनुअली क्या हो रहा था
कि हर साल 100 रुपए का 10 रुपए मिल रहा था, लेकिन जब हमें आधा साल ही हुआ तो एनुअली तो पहुंचा नहीं, लेकिन उतने तक का तो पैसा आप लोगे ना, तो उतना इंटरेस्ट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 1 और 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 121 इंटू 210 आएगा। रिमेंबर दिस, 2 इंटू 105 210 एंड 11 इंटू 11 121। यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, आपको जो नंबर मिलेगा दैट वुड बी 25,410, 25,410 rupees. That's exactly what you will be getting out of वेंकट। अब वेंकट से इतना पैसा मिला, तो जो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना है जो तुमने वेंकट से लेना है और जो तुमको बैंक से देना है, बैंक को देना है, तो तुम्हें टोटल 410 रुपए का प्रॉफिट हुआ। विक्रम को 410 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बहुत ही बेकार सी डील थी, इतना कम प्रॉफिट में क्या ही फायदा हुआ। लेकिन देखा जाए तो उसका तो कुछ पैसा लगा ही नहीं, उसने बस एक से लिया, फैसिलिटेटर था, उसने लिया, किसी और को दिया, पैसा कमाया, एक्स्ट्रा पैसा जेब में रखा। दिस इज द स्मार्ट डिसीजन। अब सोचो 25,000 से अगर 410 रुपए का फायदा है तो 25 लाख से कितना, 25 करोड़ से कितना हो सकता है। इमेजिन द volume. So volume is a very important thing. Last question for this video. Sachin invests 22 lakh for 2 years at 12% per annum compounded annually. If the interest accrued is subject to income tax at 25% at the end of the each year, find the amount he received at the end of the 2 years. हर साल 25% इंटरेस्ट कटेगा। इतना कौन काटता है भाई? तो पहले साल देखो इसको इंटरेस्ट कितना मिला, पहले वो देख लेते हैं। इसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 2 लाख रुपीस 12% पे, और एक साल, क्योंकि हम कंपाउंडिंग एक बार में एक ही करते हैं, तो यहां से हमको 24,000 रुपए दिख रहा है, 24,000 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। रिमेंबर, इसमें जो टैक्स लगेगा वो टैक्स हर साल कटेगा। टैक्स इज 25% ऑफ द इंटरेस्ट विच इज 24,000। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,000 क्यों लिखा, 2 लाख क्यों नहीं लिखा? क्योंकि टैक्स सिर्फ इंटरेस्ट पे लगेगा। 2 लाख को पैसा क्यों टैक्स देगा जो ऑलरेडी उसका था, जो टैक्स दे के उसने कमाया है, जो इनकम टैक्स वो ऑलरेडी पे कर रहा होगा। अब जो इंटरेस्ट मिला है उस पे 25% टैक्स दे रहा है, और 25% इसका 6,000 रुपीज होता है। तो नेट प्रॉफिट या नेट इंटरेस्ट जो मिलेगा, नेट इंटरेस्ट एडेड टू प्रिंसिपल, टोटल इंटरेस्ट कितना ऐड होगा प्रिंसिपल में? इट वुड बी 24,000 माइनस 18,000। मतलब उसका जो होगा वो 24,000 जो इंटरेस्ट मिला था उसमें 6,000 हट के, टैक्स हट के, आपको 18,000 अभी भी तो मिल रहा है। बहुत अच्छा इंटरेस्ट है ये भी। 18,000 इज गुड इंटरेस्ट, 18,000 मिल गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का हो गया। ईयर टू, ईयर टू में क्या होगा? जो प्रिंसिपल होगा वो 2 लाख तो था ही, प्लस ये 18,000 और मिल जाएगा, तो 2,18,000 विल बी द न्यू प्रिंसिपल। 18,000, ठीक है, 2,18,000 will be the new principal. Again, what will happen? Find the amount he received at the end of the 2 years. हमें 2 साल के बाद उसको कितना पैसा मिला यही बताना है। तो टोटल जो वैल्यू मिलेगी इसका 12%, राइट? इंटरेस्ट एट द सेकेंड ईयर, तो 2,18,000 into 12%, 1 divided by 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, देखो ऑब्वियसली यहाँ पे इसको 24,000 मिली थी, तो 24,000 से ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 26,160 रुपए he'll be getting। बट टैक्स जो लगेगा अगेन कितना? 25% लगेगा, 25% ऑफ 26,160। अब यहाँ पे हमने तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था। आप चाहो तो 25% को 1/4 ऑफ 26,160 लिख सकते हो, 25% ऑफ दिस वैल्यू। अब इसको काटोगे, देखो 4 6 टाइम्स 24, 21 5 टाइम्स 16 4 टाइम्स, ओके 6540 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप एज अ टैक्स दे रहे हो, 6540 यू आर गिविंग एज अ टैक्स। नाउ नेट इंटरेस्ट एडेड will be 26,160 minus 6,540। तो जो नेक्स्ट इंटरेस्ट आपका ऐड होगा यहाँ पे वो वैल्यू होगी 19,620, 19,620। so the amount that he will receive at the end of the second year, जो उसका पैसा था 2,18,000 तो उसका था ही था, प्लस ये वैल्यू 19,620 ये भी तो उसको मिलेगा। अब देखो 18,000 डायरेक्टली ऐड करता तो इतना आता, तो टोटल 2,37,000, 2,37,000
620, दिस विल बी द फाइनल आंसर। इस तरीके से देखो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी। लेंदी था बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन, ऐसे ही फाइनेंशियल मैथमेटिक्स होती ही है। इट जस्ट लेंदी, नॉट डिफिकल्ट। तो हमें डरना नहीं है, वैसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इससे ज्यादा टीडियस होने वाली है, आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं कि आपको कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको बताऊंगा कि जो आपको कैलकुलेटर की नीड ही हटा देगा, एकदम गायब, जरूरत ही नहीं कैलकुलेटर की भाई। तो एग्जाम टाइम में आपको करना ही है बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चन सॉल्व। तो हाउ टू डू दैट वील डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करो। ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना, पूरा फोल्डर 11th का है, जाके देख लेना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।